दो नहीं, एक पाकिस्तान का नारा लगाने वाले इमरान खान खुद को किसी भी कानून से बालातर समझते हैं। वो अपनी ही बनाई हुई एक तखलियाती दुनिया में जी रहे हैं जहां वो हर कानून और हर करप्शन से बालातर है। नवाज शरीफ के लिए गॉडफादर और सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज का इस्तेमाल सबसे पहले इमरान खान के फैन जजेस ने किया और फिर हर तकरीर में नून लीग को माफिया कहकर पुकारना इमरान खान का महबूब मशगला बन गया। हकीकत यह थी कि जिनको गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा जाता था वो आम कैदियों की तरह जेल गए, मुसीबतें बर्दाश्त की और कानूनी रास्ते से मुकदमात से बरी हुए। अलमिया यह था कि इस मुल्क के 3 बार के मुंतखब वजीर आजम के साथ जेल में नारवा सलूक किया जाता रहा। वो अपनी मरती हुई बीवी से मुतालिक एक खबर लेने के लिए जेलर की मिन्नतें करते रहे, मगर उस जेलर ने तब यह कहकर के मना कर दिया कि सर, आपका फोन करने का हफ्तावार कोटा खत्म हो चुका है। नाजरीन, गॉडफादर सिसिलियन माफिया वो नहीं होता जिसे जेलर की मिन्नतें करना पड़े। माफिया वो होता है जिसका जेल में भी हुक्म चलता हो, जेल का अमला उसका मुलाजिम हो। माफिया वो होता है जिसके लिए जेल और घर एक जैसी हैसियत रखे, जिसका नेटवर्क जेल में भी पूरी आबोताब से चलता रहे। गॉडफादर वो होता है जो जेल काटने जाए तो जेलर उसके लिए जासूसी शुरू कर दे, उसके लिए पैगाम रसानी का काम करे। सिसिलियन माफिया वो होता है जो जेल में बैठकर पूरे मुल्क की सियासत कंट्रोल करे, फौजी तंसीबात पर हमले के ऑर्डर दे, अदलिया पर असरअंदाज हो, लोकल और आलमी मीडिया को कंट्रोल करे और अपने सोशल मीडिया के जरिए अस्करी क़यादत के खिलाफ बयानिया बनाए। माफिया वो होता है जिसका जेल में फोन का कोटा कभी खत्म नहीं होता, फोन का कोटा तो दूर, जिसको जेल में इंटरनेट और व्हाट्सएप तक मैसर हो। माफिया डॉन वो होता है जो जेल में बैठकर भी यूरोपीय ममालिक तक रसाई रखता हो, जेल में काम करने वाले सारे एहलकार अपने ही एक कैदी के ताबे हो और सारे मामलात जेलर के बजाय कैदी तय करता हो। आज सबको पता चल गया कि पाकिस्तानी सियासत का असली गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कौन है। आज पूरी कौम ने जान लिया कि इस मुल्क का माफिया कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो इमरान खान है, जिसके लिए सहूलतकारी का काम सिर्फ जजेस ही नहीं बल्कि फौज के चंद रिटायर्ड अफसरान भी करते हैं। इमरान खान वो माफिया है जो खुद जेल में बैठा है और पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी के साबिक सरबराह समेत कई रिटायर्ड फौजी अफसरान उसके लिए जासूसी और सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। एक मुकम्मल नेटवर्क है जो जेल से ऑपरेट हो रहा था, आज साबित हो गया कि इमरान खान के हुक्म पर ही मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम हो रहा था। पाक फौज के तर्जुमान ने आज फिर अपडेट किया है कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। तीनों रिटायर्ड अफसरान, जिनमें 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल हैं, उनको फौजी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान सियासी मुफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। यही नहीं बल्कि फैज हमीद के साथ देने वाले कई दीगर साथियों को भी हिरासत में लिया जा चुका है और उनसे तफ्तीश जारी है। इस नई अपडेट पर हम प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम ने, हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मुझे ज्वाइन करें जी लालचंद माली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम। और मेरे साथ बने हुए हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमाई कर रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज लालचंद माली साहब आपसे करना चाहूंगी। मतलब ये आपको इसका जवाब ऐसा PTI मेंबर नहीं बल्कि ऐसा पाकिस्तानी देना, आपको ये देखकर सुनकर हैरानगी नहीं होती है कि ये कैदी है और कैदी के ताबे जो है वो जेलर है, यानी जेल के अंदर सहूलतकारी, जेल के अंदर फैसिलिटेशन, जेल के बाहर भी, यानी कि फैज हमीद भी अलग तरीके से इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रहे हैं। जेल के अंदर भी जो सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट प्लस उनके साथ उनका पूरा अमला जो है वो सहूलतकारी कर रहा है। सिसिलियन माफिया गॉडफादर किसे कहते हैं, अब आपको पता चला? जो आखिर में आपने बात कही है, मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि फॉर्मर ISI चीफ जो है वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। मेरा ख्याल है अभी तक जो ISPR के जो बयानात या जो प्रेस रिलीजेस आए हैं उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। ये हुकूमती मौक़िफ़ है कि वो आज से नहीं है। आपने ये भी क्लेम की है कि जनरल रिटायर्ड फैज अहमद साहब जो है, जनरल फैज हमीद साहब, वो ख्वाजा आसिफ से भी रास्ते में थे, उनको हुकूमत में लाने की बातें थी, एक्सटेंशन की बातें थी, आर्मी चीफ बनाने की बातें थी।
लंदन राब्ते थे, तो मुसलसल इनसे राब्ते में रहे। ये मैं नहीं कह रहा, वो दो दिनों में आपने देखा है कि ये बार बार जो है हुकूमती हल्के ये बात कर रहे हैं। और जो हुकूमती हल्के बात कर रहे हैं वो मीडिया में बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद के को 9 मई के हवाले से कोई जो है ताल्लुकात थे या कोई बातचीत थी। इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारा उनसे जो भी ताल्लुक रहा है वो प्रोफेशनल एज ए प्राइम मिनिस्टर फैज हमीद से रहा है। ये फौज का अंदरूनी मामला है, वो खुद डील करे। अगर 9 मई से कनेक्ट करना कोई चाहता है तो बेशक करे, लेकिन उसके लिए एक कमीशन यकीनी तौर पे बनना चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा था कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुलव्वस नहीं है, ये किसी और के अंदरूनी मामला हो सकते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें सामने आगे चल के आती हैं तो वो हमारी जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देंगे, इसलिए कमीशन बनना जरूरी है। जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ जो ज्यादा हैरान कुन चीज है इसमें वो ये है कि मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक हमारा डिसिप्लिन इदारा है और ये रहना चाहिए, ये पाकिस्तान के मुफाद में जरूरी है। और वो हमें बताता रहा है कि उनके पास अकाउंटेबिलिटी का एक रोबस्ट तरीका है। तो जो अभी जनरल फैज रिटायर्ड पर जो इल्जामात लगे हैं, एक कोई प्राइवेट निजी कंपनी है कमर्शियल, उसके हवाले से, तो इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वो उसको रोका ना जा सका, उस पर इंक्वायरीज ना हो सकी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है आर्डर्स माली दिए, साहब, तो उसके मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है सर। लेकिन मैं आपकी एक करेक्शन करना चाहूंगी, जरा हौसले से मेरी करेक्शन को सुनिएगा, क्योंकि फैक्ट्स को करेक्ट करना ना, स्ट्रेट फैक्ट्स रखना वो बड़ा जरूरी है सर। ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक शो चल रहा है, ये जो आप कह रहे हैं ना ये अंदरूनी मामला है, और जो आप ये तासुर दे रहे हैं कि जी पहले भी यही कहा जा रहा था कि जी 9 मई तो पीटीआई ने तो किया नहीं है और ये फौज के अंदर से हुआ है। ये जो 9 मई के साथ जो जनरल फैज हमीद का, खैर अब तो मैं जनरल नहीं लगा सकती बिकॉज उनका कोर्ट मार्शल के लिए नाम चला गया है, फैज हमीद का जो नाम जोड़ा जा रहा है ना 9 मई के साथ, ये तब जोड़ा जा रहा है तब वो फौज में नहीं थे, तब वो रिटायर हो चुके थे। और वो उस टाइम पर रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के साथ मिलकर उनको पूरी प्लानिंग, पूरे अहदाफ, पूरी की पूरी सहूलतकारी उनको कर रहे थे 9 मई के लिए। एक चीज। दूसरी चीज ये कि बाहर ये फैज हमीद कर रहे थे और जेल के अंदर जो दूसरी टीम है जो कि आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट है या अकरम साहब, उनके साथ मिलकर के 4, 5, 6 लोग ऐसे थे जो कि जेल के अंदर से और ये जेल के बाहर से जो है मुकम्मल तौर पर सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन 9 मई की कर रहे थे। तो सर ये इतना भी अंदरूनी मामला उस तरह से नहीं है जिस तरीके से आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही फैक्ट्स हैं। जी सर, अब जवाब दीजिए। विनेश, आप थोड़ी सी जज्बाती हो रही हैं। 14 अगस्त गुजरा है, शायद यही उसकी वजह हो। बहुत वतनी के उसमें रो में, लेकिन हम सब मोहबे वतन हैं और हम यही कह रहे हैं बार बार, ये हुकूमत इल्जाम लगा रही है और डे वन से लगा रही है। अब ये हुकूमत हो या एग्जीक्यूटिव हो, सब इदारे उसके अंडर में आते हैं, वही इल्जाम लगाए, वही एग्जीक्यूशन करे, वही सजा दे दे, वही हर चीज कर ले, ये पे ये फैसले कोर्ट। ठीक है जी, इसलिए हम आपने कह दिया है कि एवी हुकूमत की जिम्मेदारी है ये सब, समझ आ गया सर आपका पॉइंट। इंडिपेंडेंट कमीशन इंक्वायरी करे, जिसका आज तक इनकार किया जा रहा है और ना ही वो फुटेजेस सामने लाई जा रही है जो उस पर मौजूद थी, भी सामने नहीं ला जा रहा, जिसका पीटीआई और या इमरान खान बार बार मुतालबा करते रहे हैं। हम जेल का तौर पर भी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट उन्होंने अगर कोई उसने कोई ऐसा काम किया है जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हटके है, तो उसको वो कंसर्न इदारा नोटिस देगा और उसको डिफेंस का हक देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा अगर कुछ उसके खिलाफ पाया जाता है। तो खबरें आज वो ये है कि कुछ इदारों ने उनको अपनी तहवील में ले लिया है, तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो इस तरह की चीजें जो मजीद शकूक व शुबात पैदा करेंगी, और मैं नहीं समझता कि इन टैक्टिक्स से जो है इमरान खान को अपने मौक़िफ़ से हटाया जा सकता है, इमरान खान को पीछे हटाया जा सकता है, इमरान खान को कंप्रोमाइज के लिए मजबूर किया जा सकता है। और इस किस्म की बात उन्होंने आज भी मीडिया। ठीक है सर जी, आपका मौक़िफ़ आ गया। राजा साहब, ये तो आप ही पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जो जेल है वो किसके अंडर आती है, नून लीग की हुकूमत के अंदर आती है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर आती है। और मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछूंगी कि सर आपको आज के दौर में, इस टाइम एंड एज में, राजा साहब ये पता चल गया है कि एक्चुअली गॉडफादर और सिसिलियन माफिया किसे कहते हैं, कि कैदी जो है वो बादशाह बना हुआ है, कैदी के लिए काम हो रहा है,
कैदी के लिए प्लानिंग हो रही है, कैदी के लिए सहूलतकारी हो रही है और कैदी के लिए फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो जारी है। सर ये देखें, ये बिल्कुल बजाय है जिस तरह अभी वानी साहब ने कहा कि हुकूमत इनकी है, तो प्रॉब्लम होता ही वहां पे है। यानी जो इस किस्म के इल्जामात आते ही वहां पे हैं जब हुकूमत होते हुए उसके अंदर कोई साजिश हो रही हो। जिस तरह अभी जेल के हवाले से पता चला, फिर जो शुनीद है जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, चूंकि अभी तो तफ्तीश की जो कंटेंट है वो बाहर आएगा, लेकिन उससे ये तो कम से कम कंफर्म हो गया कि एक पॉलिटिकल हब से हट के एक और हब भी काम कर रहा था, और वो हब वो था कि जिसकी तरफ आज मजीद गिरफ्तारियों से इशारा हुआ है। और ये जो लिंकेजेस थी जिसका कि कुछ गैर मुल्की ताने बाने भी शायद जो खबरें आ रही हैं अब मुबैना तौर पर, अब खुदा जाने के सच क्या है, तो वो ताने बाने कहीं बाहर मिलते थे। और ये वो शायद चीज थी, मैं अपना जाती अंदाजा बयान कर रहा हूं, कि जिसने उस लिंकेजेस ने मजबूर कर दिया कि एक मुल्क की कांग्रेस ने, यानी उसकी हाउस ने, इलेक्टेड हाउस ने करारदाद पास की किस पे, पाकिस्तान के इलेक्शंस पे। यानी पूरी दुनिया, उसके अंदर साउथ एशिया, उसके अंदर एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, उसका इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट था जो कहीं माजी के किसी इलेक्शन से वो मुख्तलिफ नहीं था, कि उस पे करारदाद आ गई। और जहां पूरी दुनिया का फोकस है गजा, जहां पर कि आप देखें कि पूरी दुनिया, अमेरिका भी है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और उसके अंदर शायद कोई चंद मेंबर्स को भी उस हाउस के तौफीक नहीं हुई बोलने की। तो ये सारी जब ताने बाने मिलते हैं, कड़ियां मिलेंगी, तो शायद वो उससे बहुत ज्यादा आएगा जो अभी इन्होंने बयान किया। और जहां तक ये जेल के कनेक्शंस हैं, ये भी दोनों बातें जो हैं वो कब हुई, जब फैज साहब को तहवील में दिया गया, या उनसे बयानात आए। अब वो जो टॉप सिटी था वो तो बहुत पीछे रह गया, उसको तो शायद आप मैक्सिमम इस माने में तो ले सकते हैं कि चलें जी, किसी ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके बदनवानी की, कोई 400 तोले सोना गसब कर लिया, या कोई कुछ चंद 10-20 लाख डॉलर कर लिए। लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं ये ज्यादा, उसकी निस्बत बहुत ज्यादा सही है। वो तो शायद प्रैक्टिस हमारी सोसाइटी में कोई ज्यादा हैरत अंगेज नहीं होती, लेकिन जो अभी चीजें चल रही हैं जेल के इन अफसरान से लेकर और रिटायर्ड अफसरान की हिरासत में लेने तक, और जेल वैसे मुझे ये बताइए कि आप नॉर्मली भी इतने ही कूल और काम रहते हैं कि अभी सिचुएशन ऐसी है इस वजह से आप इतने कूल हैं? आप मुझे खुद ही बता रहे हैं कि इससे भी कहीं ज्यादा चीजें और सामने आएंगी। तो सर इसके ऊपर तो आपको, आपकी पूरी पार्टी को पूरा वावेला करना चाहिए। इसके ऊपर तो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आपके जो वजीर इत्तलात हैं, आपकी जो पूरी काबीना है, आपकी पंजाब में जो पूरी काबीना है, वो बड़े बड़े बैनर्स, प्लेकार्ड्स उठा के चीख चीख कर ये ढंडोरा पीटे कि भाई ये होता है सिसिलियन माफिया, ये होता है गॉडफादर। आप लोग तो इतने चिल, कूल, रिलैक्स, मतलब उल्टा बल्कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के हवाले से आपकी पार्टी के अपने अंदर जो लोग हैं उनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले लीजिए, ये जो स्पीकर है पंजाब असेंबली, उनकी मलिक अहमद खान साहब, उनकी मिसाल ले लीजिए। वो एक दूसरे के ऊपर शकूक व शुबात कर रहे हैं कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा, मैं पहले क्लियर करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला। इस बात के ऊपर जहां पर पूरी पार्टी को टच जाना चाहिए था कि देखें जी, जो नवाज शरीफ ने कहा, सबसे पहले जनरल फैज का उन्होंने नाम लिया, आज उनकी बात सही साबित हुई, ये साबित हो रहा है। आप लोग तो उल्टा अपने में पड़ गए हैं सर। देखें, इसमें कुछ मुतजाद इतलात भी आती हैं, मुतजाद खबरें भी होती हैं। फिर जब बयानात का जिनकी तरफ आपने इशारा किया, इस पे जाहिर है अगर आप मुझसे अभी पूछें ऑफ हैंड के जी वो फलां लीडर ने ये बयान दिए, तो मेरा जवाब तो यही होगा जो मलिक अहमद साहब ने अगर वही कहा कि जी मुझे, मैं तस्दीक करूंगा कि उन्होंने क्या कहा या किस कंटेक्स्ट में कहा। तो ये तो एडवाइजेबल नहीं है कि पार्टी के अंदर जो है वो मुआज़राई शुरू कर दीजिए कि फलां ने ये कहा था और फलां ने ये कहा था। ये चीजें तो चलें एक पहलू है, लेकिन दूसरा जहां तक चिल का है, हुकूमतें बैनर उठाकर नहीं निकलती, और वो निकलें भी तो हालात चाहे कितने ही संगीन हों
तो फिर सवाल किया जाता है कि जी ये तो आप तो हुकूमत में हैं। लेकिन बहरहाल जो चीजें सामने आ रही हैं और माजी के हवाले से आ रही हैं, या उससे भी ज्यादा खतरनाक शायद ये जो पोस्ट रिटायरमेंट रोल के बारे में चीजें, ये ज्यादा हौलनाक है बनिस्बत उस बदनवानी के या उस इख्तियारात से तजावुज के जो जब आदमी के पास इख्तियार होता है। मुझे तो खैर आपका पता नहीं है, मैं तो आप यकीन करें मैं तो 2 दिन से सोई नहीं हूँ। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मुझे आपकी जो स्लीप पैटर्न है उसका नहीं पता, आपको नींद आई है ये सुनकर, ये देख करके, मतलब ये देखना बाकी रह गया था इस मुल्क में कि कैदी हो इमरान खान और उसकी सहूलतकारियां जेल के अंदर भी, मतलब सहूलतकारी तो एक तरफ पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है। बैरिस्टर साहब, आपको ये सुनकर कैसा महसूस हो रहा है कि जी व्हाट्सएप पे कॉलें हो रही हैं, फोन, इसके अलावा मुखबरियां हो रही हैं, बाहर की खबर, वो कहते हैं ना ऑन द डोर स्टेप, बाहर की खबर इमरान खान की जेल तक उनको पहुंचाई जा रही है। बाहर नेटवर्क, अंदर नेटवर्क काम कर रहा है। बाहर का भी नेटवर्क, अल्लाह, मतलब कि कौन सा नेटवर्क, कोई सादा वादा नहीं, जनरल फैज हमीद का नेटवर्क। ये आपको सुनकर कैसा लग रहा है? मेरी तो नींदें उड़ी नहीं है 2 दिनों से। नहीं, मुझे तो कोई इस पे ना तो हैरानगी है। देखिए, एक गवर्नमेंट्स होती हैं और एक इनविजिबल गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया भर में, और पाकिस्तान के अंदर ये जो इनविजिबल गवर्नमेंट्स हैं ये बड़ी तगड़ी हैं। अच्छा। और आपने खुद नाम ले लिया, जनरल फैज हमीद कौन है? अब कोई हमारे दोस्त उनसे अपना ताल्लुक तोड़ते रहें तो तोड़ते रहें, पूरी दुनिया ने देखा कि उसके लिए इमरान खान कितने उतावले थे उसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने के लिए, और उसके लिए उसके इशारे के ऊपर पहली दफा किसी सियासी जमात ने आर्मी चीफ के तकर्रुर के ऊपर जाके एहतजाज किया, लोग लेके गए और वहां पे धमकियां लगाई, फिर जब बैकडोर भी बातें होती रही सारी। तो मैं समझता हूँ कि फैज हमीद कौन है, क्या है, किस तरह ऑपरेट करता रहा है, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब इमरान खान को सियासत के अंदर मुतारफ कराने में भी एक मखसूस जजों का काम था, और जब ये आपको पता है कि डीजीसी थे और उस वक्त भी और उसके बाद भी रोल जो रहा है, और इसी के ऊपर इमरान खान का फैशिज्म कायम था। वो यही चाह रहे थे कि इन्हें आर्मी चीफ बनाऊं, सब जमातों को खत्म कर दूं, पाकिस्तान के अंदर सदारती निजाम ले आऊं, सबको लटका दूं और मैं हमेशा के लिए हुक्मरान बन जाऊं। लेकिन हमेशा तो बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, बाकी तो इस तरह के बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं। उसी में से एक इमरान खान और उसका फैज हमीद है, और देखिए अब फैज हमीद का कोई नाम ही नहीं ले रहा। बाकी रहे ये जो सुप्रिटेंडेंट जेल, और इन बेचारों की क्या औकात होती है, उन्हें अगर कोई इस लेवल का जनरल, और उसके आप क्या समझ रही हैं कि अभी ये सिर्फ रिटायर अफसरान तक बात होगी? हमें तो बहुत कुछ नजर आ रहा है, बहुत सी चीजें हैं। वो एक पिंडी का कमिश्नर था, उसने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए एक तमाशा किया था। तो ये डांडे मिलते रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर एक ISI चीफ हमीद गुल होता था, वो भी बड़ा तगड़ा था, और आपको याद होगा कि वो बीबी को ये भी धमकियां देता था कि पाकिस्तान वापस ना आना, मारी जाओगी। और बीबी ने कहा था कि इन्होंने मुझे मतलब ये नहीं है कि वार्न आउट किया है, इसने मुझे धमकी दी है। और यही हाल आज, उसके बाद जो बड़ा शोरा आफाक हुआ है वो फैज हमीद हुआ है। लेकिन वक्त मैं समझता हूँ पहली दफा किसी को पकड़ लिया गया है। अब हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कहा गया था कि हम एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं, सिर्फ कह देने से काफी नहीं है। सर, अब हम तो छोड़ देना, वो तो बहुत पीछे बात चली गई। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा गया कि गॉडफादर सिसिलियन माफिया है। मुझे तो लगता है कि असल मानों में गॉडफादर सिसिलियन माफिया की अगर आपको डेफिनेशन किसी को समझनी है तो वो तो आपको अब समझ आएगी कि असल माने में 2024 में गॉडफादर सिसिलियन माफिया कौन है, माफियाज कैसे काम करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब मेरा शिकवा लीजिए, फरियाल तालपुर हो, आसिफ अली जरदारी हो, बेनजीर भुट्टो हो, उसके पीछे आप चले जाएं भुट्टो साहब हो, इतनी कुर्बानियां, इतना सख्त टाइम, इतना कड़ा वक्त, मैंने आप लोगों को भी रोते बिलखते लड़ते देखा है, इस बारे में आवाज उठाते देखा है। लेकिन अभी आप लोग इस पूरे सिनेरियो के अंदर खामोश है। जब आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जब लोग सामने आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल खामोश है। देखिए, पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है। ये मामला अब इदारे के अंदर का है और गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इसमें शोर मचाने से तो काम नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अभी आप आराम से देखें। मेरी तो नींदें नहीं उड़ी हैं। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, मैंने आपके 15 दिन पहले, और यही गेस्ट थे अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था
विनेश के हर इदारे को अपने अंदर एहतसाब का आगाज करना चाहिए। आर्मी अपने अंदर एहतसाब करे, जुडिशरी अपने अंदर करे, और पार्लियामेंट और पॉलिटिशियन करेंगे। आपके लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैं कह के गया था और मेरे ये दोनों मौजूद दोस्त मौजूद थे उसमें। देखिए ये काम शुरू हो गया है और मैं यही समझता हूं कि हर इदारे को अपना एहतसाब खुद करना पड़ेगा। उसके बाद इदारों को एक ग्रैंड डायलॉग के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो ये मॉडल मुतारफ करवाया गया, जिसने आज रियासत, हमारे पीटीआई के दोस्त जो टीवी पे बैठे होते हैं उनका लहजा और होता है, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जुबान मोदी वाली जुबान है। ये वही जुबान बोलते हैं जो इजराइल बोलता है। पाकिस्तान आर्मी को भी बदनाम करते हैं, तो फिर आप ग्रैंड डायलॉग की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये मोदी की ज़बान बोलते हैं, इजराइल की, इदारों के दरमियान कर रहा हूँ, इदारों के दरमियान, ठीक है, मैंने इदारों के दरमियान बात की है। पार्लियामेंट के अंदर भी वो लोग जो होंगे पॉलिटिकल, उनसे कभी भी डायलॉग नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो रियासत को नहीं मानता उससे तमाम मुज़ाकरात हो सकते हैं। और मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ, आप भी देखिएगा। कुछ हमें भी जरा दिखा दें, कुछ हमें। नहीं, ऐसे नहीं सर, मैं ब्रेक ले रही हूँ। आप ना जरा फिल्टर कर लें कि आपने मुझे क्या क्या दिखाना और क्या क्या बताना है। ये ऐसे नहीं होगा कि जी मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, कुछ हमें भी बता दें। हम जैसे लोगों को लास्ट मोमेंट पे चीजें पता चलती हैं, इसीलिए तो फिर हमारी नींदें उड़ जाती हैं। सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सीधी बात दीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए जी वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लालचंद माली साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं। माली साहब, ये आपने अपने दोनों जो कॉलीग्स हैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, वो तो किसी सूरत भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से गॉडफादर ऑफ सिसिलियन माफिया की तरह इमरान खान ने बतौर एक वजीर आजम ऑल्सो, और वजीर आजम बनने के बाद भी, यानी कि जब वो वजीर आजम नहीं भी थे तब भी उन्होंने जो है अपने तमाम तर वसाइल का एक स्टेप एक्स्ट्रा जाकर के ऐसा इस्तेमाल किया जो कि एंटी स्टेट था, जो कि एंटी रियासत था। देखिए, आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस स्टेटमेंट। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान पे जितने भी इल्जाम लगाए गए, वो देखिए सबसे बड़ी जो हम समझते हैं इस मुल्क में कोर्ट है वो अवाम की है। और 8 फरवरी को ये पीपुल्स पार्लियामेंट वाले भाई बैठे हैं, ये नवाज लीग वाले भाई बैठे, इनकी दोनों पार्टीज को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। जो इलेक्शन के रिजल्ट आए, जिस तरह इन्होंने मैन्यूअर किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये अब सारी चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरह से इन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए इलेक्शन लॉज को तब्दील करने की कोशिश की है, जिस तरह पतन के, जिस तरह से आपने देखा जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है 2-3 दर्जन एनजीओ की, उन्होंने कहा ये इलेक्शन नहीं, इलेक्शन से आगे बढ़कर कुछ था। उसके बावजूद अगर ये बातें करें तो अब इनके लिए बस दुआई कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो राजा साहब ने भी कहा कि अब और चीजें सामने आ रही हैं, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ इनसे कि ये चीजें इनके पास कहाँ से आ रही हैं। जनरल फैज हमीद, हमने कहा वो अंदरूनी मामला है, वो जेल में है, वो उनके साथ तहवील में है। अब इनको ये कौन खबरें लीक कर रहा है और क्या खबरें इनको दे रहा है। बैरिस्टर साहब ने फिर वो सोशल मीडिया की बात की। वैसे माली साहब आप कमाल बात कर रहे हैं, मतलब आपको ये कंसर्निंग नहीं हो रहा कि जो लीकेज इमरान खान को जेल में प्रोवाइड की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है, वो कैदी हैं, उनको किसी सूरत ये इन्फॉर्मेशन और ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज सर, ये खबर मेरी या किसी और की नहीं है, ये आईएसपीआर हमें बता रहा है कि एक तो जनरल फैज हैं, उसके अलावा 3 और ऐसे फौजी हैं जो कि इसी गठजोड़ में 9 मई के हवाले से जनरल फैज के साथ काम कर रहे थे, उनके ऊपर भी जो है वो नज़्म ज़ब्त के हवाले से कार्रवाई हो रही है। ये किसी पर्सन की, किसी रिपोर्टर की खबर नहीं है, ये आईएसपीआर हमें बता रहा है। जी, मैंने जो प्रेस रिलीज देखी है उस प्रेस रिलीज में मुझे ये नजर नहीं आया कि बाकी जो 3 फौजी, रिटायर्ड फौजी अफसरों को गिरफ्तार किया गया है, उनको 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार किया है। मैं ये आपके मुंह से सुन रहा हूँ और मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा खुद को या आपको कि उनको 9 मई के हवाले से कोई गिरफ्तारी हुई है। बाकी में बैरिस्टर साहब ने जो भी सोशल मीडिया के हवाले से जो बात की, जो आजकल पीपल्स पार्टी पहले आईएसपीआर का बयान आता है और फिर वो आईएसपीआर के बयान की जिस तरह से तशरीह करते हैं तो वो सुनने और देखने के काबिल होती है। मैं समझता हूँ आईएसपीआर की तर्जुमानी बहुत अच्छी से करते हैं, उनको पीपल्स पार्टी को उसका तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, नवाज लीग अब 2 धड़ों में बढ़ गई है, एक प्रो बाजवा, एक एंटी बाजवा। ये आसिफ ख्वाजा जो है वो एंटी बाजवा जो है वो ग्रुप को आजकल लीड कर रहे हैं और मलिक अहमद जो है प्रो बाजवा
जो है वो उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। लेकिन ये सारे वाकयात हालात जो थे, जनरल जो फैज हमीद थे, तो उनको है उनका हेड जो था जिनको रिपोर्ट कर रहे थे वो जनरल बाजवा साहब थे। अब उनको अगर किसी भी इंक्वायरी में शामिल ना करेंगे, अगर उस पे सवालात नहीं उठेंगे, तो फिर कई और सवालात उठ जाते हैं। क्योंकि हम बहरहाल समझते हैं कि बहुत डिसिप्लिन इदारा है और इस इदारे में जो कुछ होता है, वो कोई भी कानून के खिलाफ बात होती है तो इदारों के फौरी तौर पर नोटिस में आ जाती है, क्योंकि इनका काउंटर चेक बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हवालात हकियात रहे, ये बाजवा साहब से की नजर से ओझल नहीं थे, उनके सब कुछ सामने हुआ है। तो लिहाजा उनको भी इस सारे मामले में जो है उनसे भी इंक्वायर होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि आप तो इल्जाम लगाती है ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, 2018 के इलेक्शन पे इल्जाम लगाते हैं, जो उसको जो है एस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया, तब भी बाजवा साहब थे। उसके बाद जो भी आप कहते हैं कि भाई तालिबान से जो निगोशिएट किया जनरल फैज हमीद ने, और उनको उसी तरह से जो कंटेन रखा हुआ था, तब भी जनरल बाजवा साहब ही थे। तो ये कहना कि वो जनरल बाजवा से हटकर सब कुछ कर रहे थे और उनको कुछ पता नहीं था, तो ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन होगा। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। राजा साहब, ये जो अडियाला जेल में जो कुछ भी हो रहा है, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत, नून लीग की हुकूमत कोई इकदाम कर रही है, कोई सख्त एक्शन ले रही है? क्योंकि ये जो अडियाला जेल में जो भी लीकेज, सहूलतकारी और ये जो पूरा जो भी नेटवर्क चल रहा है ना, इसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आईएसपीआर ठीक नहीं करेगा, और अगर आईएसपीआर ने ये चीज ठीक करनी है सर, तो फिर आप हुकूमत में किस लिए हैं? हर काम तो आप आईएसपीआर पे ना छोड़े ना। क्या इसके ऊपर कोई नोटिस हुआ है, कोई एक्शन लिया जा रहा है? मुझे इतना तो बता दें। देखें, अभी ये इंफॉर्मेशन तो बड़ी रिसेंट है ना, कि बाहर जब आई और कहीं और से आई, कि जब किसी ने बयान दिया वो और बताया कि जी वो राब्ते का जरिया क्या था, तो फिर उसके बाद फौरी तौर पर उन अफसरान को हिरासत में ले लिया गया और उससे काफी चीजें आगे खुलेंगी। लेकिन एक फर्क वाजे हो गया कम से कम, कि सिसिलियन माफिया कौन होता है। सिसिलियन माफिया आया वो होता है कि जो अपनी बेटी और बीवी से जमीन पे बैठ के और आखिरी मुलाकात करता है, और आखिरी मुलाकात के वक्त तक उनको ये नहीं पता होता कि आज साबिक वजीर आजम की आखिरी मुलाकात है। या सिसिलियन माफिया वो होता है जो जेल से बैठकर और अपना गैर मुल्की जरीदों में मज़ामीन भी लिखता है और गैर मुल्की अदारों से और उनकी असेंबलियों से करारदादें भी पास कराता है। क्या सिसिलियन माफिया वो होता है कि जो एक टेलीफोन कॉल के लिए बार बार जेल हुकाम की जो है वो मिन्नत समाजत करता है कि मेरी बीवी डेथ बेड पे है और उनसे फोन पे बात करनी है, और वो भी उसी तरह कैदियों के साथ उस बूथ पे जाके बात करता है और 20 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाता। या वो होता है जिसे व्हाट्सएप कॉल्स की और सारी हर किस्म के बैरूनी राब्ते की और हसास तरीन सीनियर लोगों से राब्ते के साथ की जो सहूलत हासिल होती है। आप ये समझते हैं राजा साहब कि ये आपकी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंसी है कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था और आपको खबर तक नहीं थी? देखिए, खबर तो तभी होती है जब कुछ होता है, वरना जब ना हो तो फिर किस चीज की खबर होनी। तो जब हुआ तो बज़ाहिर है खबर आई भी, और आज वो लोग इस वक्त ज़ेरे हिरासत भी हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं लूप होल भी होगा, कोताही भी हुई होगी और उस कोताही के जिम्मेदारों को टेकन टू टास्क किया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये आप देख लें कि ये एक इंतहाई दुख का भी मौका है, हैरत का भी है, और हैरतों के समुंदर पे ना आए बल्कि इसमें कि किस तरीके से मैं खुद जेल में रह के आया हूँ, और जेल में वो जो हेल्पलेसनेस का होता है, एक माहौल होता है, तो ये तो यहाँ पे कम से कम कहीं नजर नहीं आ रहा। और अब समझ आती है कि वो जो बाकी बाहर भी कुछ साहब, आपको जलन तो होती होगी कि काश आपकी भी इतनी फॉलोइंग होती और फिर आप भी अंदर नेटवर्क चलाते। आपने तो बड़ी दुखी सी जेल काटी है, जलन तो होती है। आप चाहे ना टीवी पे माने, अंदर ही अंदर आप तो लुकअप कर रहे होंगे ना कि भाई बंदा जेल जाए तो इमरान खान की तरह जेल जाए, कि हर कोई बस उसके लिए काम करे, चाहे ना माने आप टीवी पे। सर, ये कोई इतनी काबिले रश्क सूरत हाल भी नहीं है। दुनिया में बहुत सी कहानियां अंडरवर्ल्ड की ऐसी हैं जहां पर वो जेलों में रह के तो उन्होंने बाहर अहकामात चलाए, लेकिन ये बहरहाल अगर कानून, आइन और उन जवाबत को या उन मुआशरती
जो मामलात होते हैं या मुआशरती जो बॉन्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाए तो ये कोई इतनी काबिले रश सूरत हाल नहीं है। और बिलखसूस जब इसको मुल्क की सलामती और यकजहती और एक आप हुब्बुल वतनी के अदसे में देखा जाए तो फिर तो ये बिल्कुल ही काबिले रश्क नहीं है, ना तो काबिले रहम कहा जा सकता है इसको। क्योंकि पहले मरले पे तो मुल्क हुब्बुल वतनी है और आपकी वतन से मोहब्बत है। तो अगर कोई ऐसी चीजें आप किसी से निकले, अब अगर आप बानी साहब की या पीटीआई अपना जनरल जो फैज हैं, अभी तक तो खैर वो उन्हें जब तक कोर्ट मार्शल का फैसला नहीं आता लिखा जा सकता है, ये इज नॉट स्ट्रिप्ट ऑफ हिज रैंक, वो जनरल कहा जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि आया ये साहब जो हैं ये उनकी हदायत पे चलते थे या वो इनकी हदायत पे चलते थे, या इससे भी अहम बात यह है कि कहीं दोनों किसी और की हदायत पे तो नहीं चलते थे, किसी मेरी मुराद बॉर्डर से, मुल्की बॉर्डर से बाहर की कोई किरदार है। इन दैट केस राज साहब ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। इन दैट केस ये उससे भी ज्यादा अर्जेंट सूरत हाल है। इट इज अ कैच 22 सिचुएशन, रेस्क्यू 1122 वाली भाई। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर ये तीसरी वाली है जो मैंने बयान की कि दोनों किसी और के कहने पे चलते थे तो ये और ज्यादा संगीन हो जाएगी। लेकिन ये बहरहाल अभी तक सारे क्याफे ही हैं, अभी तक तो सारी वो हैं। लेकिन जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि इनको कैसे पता, तो ये वो वाकयात होते हैं या वो वाकयाती शहादतें होती हैं जिससे पता चलता है। मसलन उस पहली अरेस्ट के बाद आज दीगर 3 सीनियर लोगों का अरेस्ट होना, उसी के साथ जेल के अफसरान के बारे में खबरें आना और फिर उनका अरेस्ट होना, तो ये अगर कड़ियों को मिलाएं तो बहुत सी चीजें समझ आती हैं। और अभी तक तो हम क्याफा शनासी कर रहे हैं, खुदा करे कि हमारे ये सारे अंदाजे ठीक दुरुस्त ना साबित हों, लेकिन अगर ये दुरुस्त हैं तो बहुत संगीन सूरत हाल। ठीक है राज साहब, लेकिन दुआओं से ऊपर बात चली गई है ना। अब कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा और पूरे पाकिस्तान की जितनी पूरी दुनिया के अंदर बदनामी हुई है कि भाई ये किस तरह के पाकिस्तानी निकले हैं जो कि रियासत के अगेंस्ट ही काम करते रहे हैं। इनको तो लोगों के लिए एक ऐसी एग्जाम्पल बनना चाहिए बाकी पाकिस्तानियों के लिए कि अगली दफा कुछ ऐसा करने से पहले 10 दफा सोचे और डरे कि भाई उन्होंने एंटी स्टेट, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान कोई बात नहीं करनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करें। बैक जी, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको लगता है कि हुकूमत सही वक्त पर सही बयानियां बना पा रही है? क्योंकि जहां से मैं देख रही हूं मुझे तो लगता है कि इनको ये बयानियां प्लेट में रख के दिया गया है, इनसे तो प्लेट भी हाथ में नहीं पकड़ी जा रही। देखिए, एक मिजाज है मियां शहबाज शरीफ का और उनकी हुकूमत का। मियां शहबाज शरीफ साहब जरा ठंडे मिजाज के आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से वो उनके रवैये से भी वाज़ेह हो रहा है और हुकूमती मामलात से भी वाज़ेह हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उससे ज्यादा हुकूमत का मामला नहीं रहा, अब ये रियासत का मामला रहा है। आपको ये जो बार बार आप एक तशवीश का इजहार कर रही हैं, देखिए तारीख पे अगर नजर हो तो जर्मनी ने और यूरोप ने हिटलर को भुगता, और वो जिन्होंने तारीख पढ़ी है उन्हें पता है कि ये देसी हिटलर का भी अब ड्रॉप सी है। इनके जो गोएबल्स थे, इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, आज वो सारे गोएबल्स भाग चुके हैं। अब ये भी जो बेचारे भाड़े पे गोएबल्स आए हुए हैं आजकल, ये बेचारे तो इनके थे ही नहीं। मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई, ये तो पीटीआई नहीं थी, ये ज्यादातर हमारे से गए हुए लोग हैं और वैसे ही या जनरल मुशर्रफ के बनाए गए लोग थे। तो ये तो बहुत सारे लोग तो वापस आ जाएंगे, अभी जरा सबको मौका मिला हुआ है। देखिए, कभी हो सकता था कि उमर अयूब को भी ये मौका मिलता कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो गया है, वो तो हर हुकूमत में वजीर हो जाता था, फिर अगली हुकूमत में हो जाता था। तो ये इस दफा जिसने खड़े किए हुए थे, अब जब उसी को ही पकड़ लिया गया है तो ये बहुत से झाग की तरह बैठ जाएंगे। ये देसी हिटलर के ड्रॉप सीन का वक्त है, और हमारे ये दोस्त जो नाम नेहाद पीटीआई बने हुए हैं, इन्हें भी, क्योंकि अब ये मामला हुकूमत का नहीं है, अब ये सीरियसली मामला रियासत का है। जिस तरह रियासत को चैलेंज किया गया है, रियासती इदारों को चैलेंज किया गया है, रियासत के होने को चैलेंज किया गया है, तो अब ये रियासत ही से निपटेगी। लेकिन सियासत तो रियासत ने नहीं ना करनी, सियासत तो सियासतदानों ने करनी है। बयानियां बनाना तो रियासत का काम नहीं है ना, बयानियां बनाना तो सियासतदानों का काम है। एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल आर पॉलिटिकल पार्टीज, यू ऑल आर पॉलिटिशियंस। ए बी, अडियाला जेल में, जिस तरह मैंने नून लीग से पूछा, अडियाला जेल में जो सब कुछ हो रहा है वो तो सिविलियन हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, कि वो भी आप जो है रियासत पे डाल देंगे।
हुकूमत का नहीं, कुछ तो बात काम है- होगा ना जी। नहीं, अगर मेरी बात अगर सुन लें तो जी। वो तो सियासत तो वो कर ही नहीं रहे। हम्म। सियासी जमातों के साथ वो तो बैठ नहीं रहे। एक हम्म। ही सियासी इदारा है पार्लियामेंट, उसे वो चलने नहीं दे रहे। हम्म। वहां पे मछली मंडी बनाई है। उनका क्या तकाजा है? उन्होंने किसके साथ बात करनी है? आर्मी चीफ के साथ। उन्होंने क्या मामला करने हैं उनके साथ? देखिए, उन्होंने रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो कि सारे छुपा रहे हैं, बात नहीं कर रहे। उन्होंने पहली दफा आपके डिसिप्लिन इदारे को नीस्तो नाबूद करने की कोशिश की है। ये जो तकर्रुर होता था आर्मी चीफ का, उसके ऊपर कोई भी जमात, भले हम ऑपोजिशन में रहे हैं, जिसका इस्तेकाक होता था वही आर्मी चीफ। इनके पास भी इस्तेकाक था जब इन्होंने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। ना देते, जिसे मर्जी बना लेते, लेकिन उसके बाद जब किसी और के पास वो इस्तेकाक था तो इन्होंने जो बदमाशी, गुंडागर्दी या रियासत को चैलेंज किया है, उसका मामला अब रियासत जवाब देगी। उसका मामला सियासत जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि सियासी तौर पे तो वो बैठते नहीं। इनके पास बहुत मौका था कि ये 2 सालों में सियासत बैठ के सियासी मुज़ाकरात होते, सियासी कॉरिडोर को ओपन किया जाता, सियासत बढ़ाई जाती। लेकिन उन्होंने सियासत को छोड़ के रियासत को चैलेंज किया है, रियासती इदारों को चैलेंज किया है, रियासत के वजूद को चैलेंज किया है। ये जो 9 में हुआ है, इन्हें बड़ा शौक है जुडिशल कमीशन बनाने का। क्या जुडिशल कमीशन साबित करेगा कि वो इमरान खान का भांजा था या नहीं था, जिसने कोर कमांडर की वर्दी की तस्दीक कर रहा था? वो इमरान खान की सदर थी या नहीं थी? इमरान खान के MNAs थे या नहीं थे? कौन से जुडिशल कमीशन ने ये साबित करना है? और वो आपको जज रोज नहीं मिलेंगे गुड टू सी यू कि आप उन्हीं के जरिए सारे फैसले करवाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने हाथ जहां पे डाला था वहीं से अब इन्हें जवाब आएगा। अब इनका गुरु पकड़ा गया है, उस गुरु के सारे चेले पकड़े जाएंगे। वो अब कोर्ट मार्शल होगा, वो हर शय बताएगा, क्योंकि कोर्ट मार्शल का आगाज सबूत मिलने के बाद होता है। आप भी उस इदारे से वाकिफ है और हम भी वाकिफ है, और इतनी बड़ी जगह पे हाथ वैसे नहीं डाला जाता। तो अब इनके जाने के वक्त हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कौन फैज हमीद, ये उनका अंदरूनी मामला और है। कहाँ भेजना है ये बैरिस्टर तो- साहब? ऑलरेडी तो ये जेल तो- में है, वजारत उज़्मा जेल में तो आ ही छोड़े। नहीं सकते, तो अब और कहाँ भेजना है? भाई जी। ना, हमने क्यों भेजना चाहते? इन्हें देखिए, जिनके साथ इन्होंने पंगा किया है, आपको अगर दुलत्ती मारने की आदत हो और आप बम को ही दुलत्ती मार दें तो फिर उसके असरात भी आते हैं। ठीक ये है। अब आएंगे, ये सारे जानते हैं, ये सबको समझ आ रही है, लहजे भी समझ आ रहे हैं किसने फसाद फिल अर्ज फैलाया हुआ है, फसाद फिल अर्ज किस तरह रियासत इसे नबर्द आजमा है। एक अरसे से कौन TTP के साथ मिलकर मशकूक कार्रवाइयां कर रहा है, कौन 35,000 फाइटर वापस लेके आया है, किसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, डिफॉल्ट करने के लिए गैर मुल्की साजिशें की हैं। ये आपसे ढकी छुपी है। अगर आप खामोश रहना चाहती हैं तो हो जाए। आपको अगर ये सिर्फ बात नजर आ रही है कि वो जेल के अंदर बैठ के फोन करता था, उसने उससे बहुत बहुत बड़े काम कर लिए हुए हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब आप देखिए, उसके जवाब मिलने लगे हैं। ये फैज हमीद ठीक है। की जब हंडिया फूटेगी बीच चुराए के, तो इन्हें अपने मुंह छुपाते फिरेंगे। आपको जैसे पिछले 2 साल पहले PTI का कोई बंदा नहीं ना मिलता था मौकफ लेने के लिए, तो वो हमारे बेचारे वकील आ गए थे। वो जो इनका वकील होता था, इनकी बेल को अप्लाई करता था, वो साथ टीवी पे आके बैठ जाता था। ये मिलेंगे नहीं कहीं। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, अब देखिए तो सही, चंद दिन की बात है। ओहो हो माली साहब, ये तो इन्होंने बड़ी खौफनाक बातें करती हैं जो इन्होंने आपके मुस्तकबिल की मंजर कशी की है। आपको कुछ पता चला है कि अब आपको जवाब मिल रहा है? सर, ये जवाब मिल रहे हैं आपको, क्योंकि बकौल पीपल्स पार्टी के आपका गुरु पकड़ा गया है। जी माली साहब, आखिरी 1 मिनट ले लीजिए। बेनिश, ये वही जबान है जो 9 मई के बाद इस्तेमाल की थी। आज फिर ये वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे, ये पार्टी देखने नहीं मिलेगी। लेकिन इनको मैं वो अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। कुछ ख्याल ही नहीं होता कि आपको हमने 8 फरवरी को धूल चटाई, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पूरी दुनिया आपके इलेक्शन निजाम पे थू थू करने लगी है, आप पे थू थू करने लगी है। आप माइनॉरिटी, एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी में हो और आप गवर्नमेंट बना के आके बैठ गए हो। आपको जो लेके आए हैं वो आपसे बेजार हो चुके हैं। वो कह रहे हैं भाई आपको लाए थे इमरान खान से मुकाबला करने के लिए, आप इमरान खान का मुकाबला तो दूर, उसने तो आपको जेल में बैठ बैठ के भी आपके तो कई पैर ही नहीं लगने दिए। रही बात इनके बयानिए की, तो इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। अब वो तो जो बयानिया कर रहा था तो वो 3 माह से कहीं नजर नहीं आया। जब नजर भी आता है तो कहीं मरी रोड पे कोई छोले छोले खाते हुए फोटो उसकी आ जाती है कि वो उससे तो वोट को इज्जत नहीं मिलती। हम इनको एक बार फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
एक हकीकत है और हकीकत रहेगी। ठीक है और सर जी, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला अगले शो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।